और अगर ये जो मिसिंग महिलाएं हैं, अगर इनका एक देश बनाया जाए तो उसकी आबादी 200 देशों से ज्यादा होगी। ये तो मास सुसाइड था, ये एक सिंगल सुसाइड नहीं था, ये मास सुसाइड था। इसी वजह से शादी के कार्ड पे ही सुसाइड नोट लिख के उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। हाय गाइस, इस साइड अंबर गुप्ता और आपका हमारे यानी कि मेरे और आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके सामने कुछ तीखे सच परोसूंगा कि कैसे ये बिग फैट इंडियन वेडिंग्स यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो खर्चीली शादी होती हैं, ये फीमेल फीटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या, किसानों की आत्महत्या, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्पोर्ट्स, लास्ट में आके भारत की प्रोग्रेस में क्या इम्पैक्ट डालते हैं, इस बात को आज मैं आपके सामने लाऊंगा। और सबसे पहले एक डिस्क्लेमर की दे रहे थे, डिफरेंस बिटवीन वेडिंग एंड मैरिज। यहाँ पे हम लोग विवाह उत्सव की बात करेंगे, विवाह की नहीं। सबसे पहले कुछ तेजी से आंकड़े कि जो हमारे भारत की वेडिंग इंडस्ट्री है वो टेक, स्टील और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी बहुत आगे है। और लगभग इसका जो साइज है वो 10 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। और 2023-24 का जो भारत का शिक्षा बजट था वो 1.13 लाख करोड़ रुपए था। और मैंने आपको बता दिया कि जो भारत की वेडिंग इंडस्ट्री है वो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। और अगर एक एवरेज निकाला जाए तो प्रत्येक शादी में लगभग 12.5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। और अगर एक बहुत रफ एंड टफ एवरेज निकाला जाए तो प्रत्येक भारतीय अपनी शादी में अपनी शिक्षा से 2 गुने पैसे खर्च करता है। इस चीज की शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत ऐसे होती है कि जब एक बेटी किसी के घर पैदा होती है तो उसकी पैदा होने से उसकी शादी होने तक उसके पिता पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि इसके दहेज का पैसा किधर से आएगा। और हमारे भारत में तो ऐसी परंपरा बन चुकी है कि बेटी पैदा होती है तो ऐसा लगता है कि घर में कोई मर गया, इस तरीके का मातम सा मनाया जाता है। और इसीलिए ये फीमेल फीटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या, इसके लिए एक आर्टिकल था कि लगभग 4.6 करोड़ फीमेल मिसिंग है हमारे भारत में से। और ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट है। और अगर ये जो मिसिंग महिलाएं हैं, अगर इनका एक देश बनाया जाए तो उसकी आबादी 200 देशों से ज्यादा होगी। और कुछ लोग अब ये इस वहम में अपना जीवन बिता रहे होंगे कि जो ये अबॉर्शन के रैकेट हैं ये तो बंद हो चुके हैं, तुम क्या अफवाह फैलाते हो यूट्यूब पे आके। तो ये द हिंदू का एक आर्टिकल है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है बेंगलुरु में, ये अबॉर्शन रैकेट जलाते हुए पकड़ा गया था। इनके खिलाफ FIR हुई और ये मार्च 2024 यानी कि अभी 2-3 महीने पुरानी बात हुई है। और ये कि 2 डॉक्टर और कुछ अटेंडेंट, इनके खिलाफ भी FIR हुई। ये महाराष्ट्र में एक रैकेट था अबॉर्शन का। अब ये है कि पैदा होने से पहले मारने के मिशन में अगर फेल हो गए तो पैदा होने के बाद मार देते हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बेटी जो कि अपने परिवार में तीसरी बेटी थी, वो 3 महीने की बेटी को उसके माँ बाप ने जान से मार दिया। और ऐसे ही एक ये 6 महीने की बेटी थी, डोमेस्टिक वायलेंस कह सकते हैं या फिर जो भी घटना रही होंगी, इसके पिता ने जमीन पे मार के इस बच्ची का कत्ल कर दिया। अब देखते हैं डाउरी यानी कि दहेज के कुछ आंकड़े। महाराष्ट्र की ये घटना है कि एक किसान फैमिली की एक बेटी थी, उसने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि मेरे पिता मनी लेंडर यानी कि जो कर्ज देने वाले होते हैं उनके पास भी जाते थे और सब कुछ करते थे, मगर क्रॉप फेलियर यानी कि फसल बर्बाद होने की वजह से उनको पैसे नहीं मिल पाए। और एट द एंड ऑफ द डे इस चीज़ का कंक्लूजन यही निकला कि इस बेटी ने सुसाइड कर लिया। अब आप लोग तो ये सोचेंगे कि भैया ये हो सकता है गाँव की अनपढ़ लड़की हो, इसे अकल ना हो तो इसलिए इसने सुसाइड कर लिया हो। लेकिन केरला की एक डॉक्टर, अब डॉक्टर बनना कितना कठिन होता है ये उन लोगों को पता होगा जो अभी ये नीट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उन लोगों को पता होगा। इसका किसी के साथ रिलेशनशिप था या जो भी था, तो इसके जो बॉयफ्रेंड की फैमिली थी उन्होंने कुछ BMW कार, कुछ गोल्ड और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह की डिमांड करी। और इस सबसे परेशान होके ये बेचारी डॉक्टर, अब एक डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है, इस लड़की में कितना IQ रहा होगा, उसके बावजूद भी दहेज की वजह से इस लड़की ने आत्महत्या कर ली। और एक ये घटना ये थी बम्बई की, एक महिला को उसके ससुराल वालों ने, उसके इन लॉज ने जला दिया। और एक ये मेरे डिस्ट्रिक्ट बरेली डिस्ट्रिक्ट की खबर थी, यहाँ पे भी किसी महिला को एक आदमी ने बहुत बुरी तरीके से जला दिया। और ये कोई अनपढ़ आदमी नहीं था, कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति नहीं था, ये सेल्स डिपार्टमेंट में क्लर्क था। और राजस्थान के सवाई माधोपुर में ये घटना सामने आई कि 6 महीने हुए थे शादी को, फिर भी दहेज के लिए एक औरत को जला दिया। और एक ये तो मास सुसाइड था, ये एक सिंगल सुसाइड नहीं था, ये मास सुसाइड था। ये चाइल्ड मैरिज की ये शिकार थी तीनों महिलाएं। और इसके बाद इनमें से 2 प्रेग्नेंट थी, ये कुल मिला के 3 महीने थी। इन्होंने अपने 2 बच्चों के साथ एक कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इन लड़कियों को किसने मारा।
इन लड़कियों को मारा फॉल्स सेल्फ इमेज में। अब हमारे समाज में ये वहम पैदा हो चुका है कि फलाने आदमी की शादी 5 करोड़ रुपए की हुई, ढिमकाने आदमी की शादी 10 करोड़ रुपए की हुई, तो भाई उन लोगों की सेल्फ इमेज बहुत अच्छी हो चुकी है और उनका जो सेल्फ प्रेस्टीज है वो बहुत अच्छा हो चुका है। ये कितनी वाहियात बात है, इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस चीज़ की रियल वैल्यू है ही नहीं। सेल्फ इमेज की क्या रियल वैल्यू है? अब मान लो मैं और मेरे कुछ 5-10 अंटर पंटर दोस्त ये कहने लगे कि अमर गुप्ता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और मेरी एक सेल्फ इमेज बना ली जाती है इस बेस पे कि राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। तो इस बात की कोई रियल वैल्यू है क्या? नहीं है। इसी हिसाब से मेरी नज़र में इस बात की भी कोई वैल्यू नहीं है कि किसी ने अपनी बेटी की शादी में कितना दहेज दिया, किसी को अपने बेटे की शादी में कितना दहेज मिला। ये एक बहुत ही वाहियात बात है, और जो लोग इस मानसिकता को सपोर्ट करते हैं वो कोई बहुत अच्छी मानसिकता को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब किसानों की आत्महत्या, आप लोग खबर सिर्फ इतनी सी सुनते होंगे कि यार मॉनसून नहीं आया तो एक बेचारे गरीब किसान ने या फिर छोटे मोटे किसी भी आदमी ने आत्महत्या कर ली, तो वो आत्महत्या केवल मॉनसून के ना आने की वजह से हुई। ये एक हरियाणा का एक आदमी था जिसकी बेटी की शादी के जस्ट एक दिन पहले कुछ डिमांड्स बहुत बढ़ गई थी, इसी वजह से शादी के कार्ड पे ही सुसाइड नोट लिख के उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। तो खबर सिर्फ इतनी सी नहीं होती है कि मॉनसून नहीं आया तो बेचारे किसान ने आत्महत्या कर ली। खबर असल में ये होती है कि इतने सालों से वो अपनी बेटी की शादी के दहेज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था और एट द एंड ऑफ द डे उसकी फसल बर्बाद हो गई, और किसी कारण की वजह से वो दहेज इकट्ठा नहीं कर पाया और फिर उसको सुसाइड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सुसाइड इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि किसी को भी आत्महत्या करनी चाहिए। अब चलते हैं जरा राष्ट्र के विकास की तरफ। हमारे पास क्या है? हमारे पास है सेल्फ इमेज जिसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है। और चाइना के पास क्या है? चाइना के पास है एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमी। चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ के बैंक्स इतनी तेजी से काम कर रहे हैं, वहाँ के एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो QS वर्ल्ड रैंकिंग्स में इतनी तेजी से उभर के आ रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और हम तो बैठे होंगे अपनी फाल्स सेल्फ इमेज के साथ, चाइना आएगा बंदूक लेके तब बताएगा कि किसकी सेल्फ इमेज कितनी ज़्यादा है। अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका के पास MIT यूनिवर्सिटी है जो कि विश्व का सबसे अच्छा संस्थान माना जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि सबसे अच्छा बिजनेस स्कूल माना जाता है। यूरोप के पास सर्न है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी है जहाँ पे आपने सुना होगा गॉड पार्टिकल की खोज की गई थी। और हमारे पास क्या है? हमारे पास सबसे खर्चीली शादी हैं क्योंकि हम अपनी एजुकेशन से दुगना पैसा शादियों में खर्च कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छा काम जिंदगी में करने के लिए शादी तो होता है। एक बहुत छोटा सा ट्रेंड आप लोगों ने अपने यहाँ ऑब्जर्व किया होगा कि आप कितने भी छोटे शहर में क्यों ना रहते हो, आपके यहाँ अच्छे स्कूल हो ना हो, अच्छे मेडिकल कॉलेज हो ना हो, लेकिन सबसे अच्छे शादी घर, बैंकेट हॉल्स बहुत आसानी से मिलेंगे। अब भाई जैसा इन्वेस्टमेंट वैसा रिटर्न। हमारा इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा शादी में होता है, तो हमारे पास क्या है? सबसे ज़्यादा बच्चे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। अब इसका पैरालॉजिज्म कुतर्क क्या दिया जाता है? अगर ये वेडिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है तो क्या ये GDP में इम्प्रूवमेंट नहीं करेगी? तो इसका जवाब मैं इस तरीके से देता हूं कि अगर पूरा देश आत्महत्या करके भी मर जाए तो जो रस्सी बनाने वाली कंपनी है वो तो बहुत फायदे में ही रहेंगी ना। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये ऑफिशियल आर्टिकल है। इसमें लिखा है एक लाइन, इनफैक्ट GDP माइट प्रेफर अ प्लेन क्रैश सो दैट इट कैन बिल्ड अ न्यू प्लेन। GDP अपने आप में कितना सही पैमाना है, मेजरमेंट है, इस पर भी अगली किसी एक वीडियो में बात करके देखेंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन में नहीं जाते हैं। अब DRDO कोई हवा सूंघ के और पानी पी के तो रिसर्च करेगा नहीं। रिसर्च के लिए चाहिए होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स। और ये नीति आयोग की एक स्टडी थी कि इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो दुनिया में सबसे कम इन्वेस्ट करता है। और इस बात का पैरालॉजिज्म यानी कि कुतर्क ये दिया जाएगा कि यार हम टैक्स पे तो करते हैं, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि बनाओ अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन। तो मैं आपको बता दूं कि कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इतने बड़े देश में केवल टैक्सेस से बनाना पॉसिबल नहीं है। कैपेक्स बनाने के लिए चाहिए होती है नेशनल सेविंग्स। एक राष्ट्र के पास जितनी सेविंग्स होंगी वहाँ पे कैपेक्स बहुत आसानी से बिल्ड किया जा सकता है। और ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है कि हमारे देश की नेट हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो बहुत शार्पली डिक्लाइन की हैं। इसको अगर एक लेमन लैंग्वेज यानी कि बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ कैपेक्स के फंडे को, कि अगर नया एम्स बनाना है और वहाँ के कर्मचारियों की तनख्वाह निकालनी है तो कर्मचारियों की तनख्वाह तो टैक्सेस से जा सकती है, मगर नया एम्स बनाने के लिए टैक्सेस सफिशिएंट नहीं है।
नया एम्स बनाने के लिए नेशनल सेविंग्स चाहिए। आपने कभी सोचा है जो आप सेविंग्स करते हैं बैंक में जाके, उसका सरकार क्या करती होगी? अब ये बहुत डीप टॉपिक है, इस चीज़ को यहीं पे छोड़ देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेशनल सेविंग्स कैपेक्स फॉर्मेशन के लिए, ये एम्स IIT जैसी चीज़ों को बनाने के लिए कितनी ज़रूरी हैं। और हमारी नेशनल सेविंग्स तो वेडिंग इंडस्ट्री में जा रही हैं। फूड और ग्रोसरी के बाद जो हाईएस्ट सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, टैग वगैरह को भी छोड़ दिया जाए, तो वो हमारी वेडिंग इंडस्ट्री है। अब इसका रीज़न ये है ना कि एक आम भारतीय की ज़िंदगी में कुछ खास करने के लिए होता नहीं है। सबसे ज़्यादा खास काम क्या होता है? शादी। जल्दी से एक कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ो, शादी करो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लास्ट ओलंपिक्स में 113 मेडल्स मिले थे, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल्स थे। और इवन चाइना का भी जो परफॉर्मेंस है वो भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है। और हम लोगों को कितने मेडल मिलते हैं? 1, 1.5, 2.5, टोटल हम लोगों को 7 मेडल मिले थे, जिसमें से सिर्फ एक नीरज चोपड़ा का 1 गोल्ड मेडल था। तो हम लोग अमेरिका से कितना पीछे हैं। अगर हम लोग 40-50 गुना ज़्यादा मेहनत करें तो भी हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। तो ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि विश्व गुरु बनने के लिए हमें किस तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाना पड़ेगा और अपनी मेंटालिटी कहाँ तक ठीक करनी पड़ेगी। और जितनी भी नव युवतियाँ यानी कि नए एज की जो भी महिलाएं मुझे देख रही हैं, उन सभी के लिए चैलेंज है कि वो अपने पिता से ये बात कहकर देखें कि आपने जो भी 15-20 लाख रुपए मेरे दहेज के लिए बचा के देखे हैं, आप उससे मुझको कोई बेकरी की फ्रेंचाइज या कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम खुलवा दीजिए, जिससे हम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो और हमारे देश के विकास के लिए वो कुछ कंट्रीब्यूशन दे। तो देखते हैं कि फिर आपकी फैमिलीज में क्या रिएक्शन होता है। कई लड़कियां इस चीज़ का पैरालॉजिज्म कुदर के इस तरीके से करती हैं कि यार खुद मेहनत करने से अच्छा है किसी अगर लड़के को फंसा लिया जाए, तो वो क्या अपने आप में टैलेंट नहीं है? तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारे देश ने अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज बनाए ही नहीं, तो सद्बुद्धि कहाँ से आती? और ये कितनी गंभीर मानसिकता बनती जा रही है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और केवल भगवत गीता की रील्स देखने से कुछ नहीं होने वाला। यज्ञ और अयज्ञ करके एक कंसेप्ट है। अच्छे कामों में, परमार्थ में जो पैसा लगता है वो यज्ञ में आता है, और जो सही नहीं है उसके लिए खर्च करना अयज्ञ में आता है। क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन बिग फैट इंडियन वेडिंग्स का, कि 200 करोड़ रुपए की जो एक गुप्ता ब्रदर्स की एक ओली वेडिंग थी, उसके बाद 24,000 किलो कूड़ा ओली में इकट्ठा हो गया था और इनके ऊपर कोर्ट ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मगर जुर्माना होने से क्या हो रहा है? जो पहाड़ धंस रहे हैं, जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो क्या जुर्माना लगाने से कम थोड़ी ना हो जाएगा? और हमारी भारत सरकार इस दहेज में कितनी बुरी तरीके से लिप्त है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने जो भी गिफ्ट्स हैं वेडिंग सेरेमनी में रिसीव करने वाले, उन पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। अब ब्लैक मनी कितना ज़्यादा सर्कुलेट होता होगा इस एक्ट के जरिए वेडिंग सेरेमनीज में, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए भी एक कमेटी होनी चाहिए, कुछ रिसर्च की जानी चाहिए। अब ठीक है ना, अगर आप लोगों को इंस्पिरेशन बहुत पैसे वाले लोगों से और बहुत अरबपतियों से लेनी है, तो आप लोग सही इंस्पिरेशन क्यों नहीं ले सकते? फेसबुक के फाउंडर और इतना बड़ा अरबपति तो हमारे देश में है भी नहीं। मार्क जकरबर्ग ने जब अपनी शादी की थी तो इस शादी को इतना ज़्यादा सिंपल रखा था कि अपने फ्रेंड्स को तो ये बोल दिया था कि ये एक ग्रेजुएशन सेरेमनी की पार्टी है और आप लोग जल्दी से आ जाओ। और उसी के बीच इन्होंने ज़्यादा इंप्रेशन समाज में गलत ना फैले, इसलिए इन्होंने इतनी सिंपल शादी करके दिखाई। और इनका गहना था, एक गहनों का बड़ा चलन है हमारे देश में, तो इन्होंने अपनी पत्नी के लिए जो रिंग खुद से डिज़ाइन की थी, उसमें एक बहुत सादा सा सिंपल सा रूबी लगा हुआ था। अब चलिए मैं गलत हो सकता हूँ, मगर ये इतना बड़ा अरबपति आदमी है मार्क जकरबर्ग, इनसे बड़ा अरबपति तो हमारे भारतवर्ष में है भी नहीं, तो ये भी गलत है। और मार्क जकरबर्ग को भी छोड़ देते हैं, स्टीव जॉब्स इतना बड़ा विजनरी टेक का लीडर तो पूरी दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। आप लोग जो एप्पल के फ़ोन, एप्पल के लैपटॉप, एप्पल का नाम सुनते होंगे ना, इसके जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, इन्होंने एक बहुत ही जैन बुद्धिस्ट सेरेमनी में अपनी शादी की थी, एक बहुत ही सिंपल शादी करके दिखाई थी। इंस्पिरेशन लेनी है तो इतने बड़े अरबपति आदमी से, कि जितना बड़ा अरबपति आदमी तो हमारे भारत में कोई है भी नहीं, तो इतने बड़े अरबपति आदमी से इंस्पिरेशन क्यों नहीं ली जा सकती? इंस्पिरेशन हमेशा गलती ली जा सकती है। और अब मैं समझाता हूँ कि रियल प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। अगर ये लोग 1000 करोड़ रुपए भी स्पेंड कर देना, तो भी इनकी नेटवर्थ का 1% पैसा भी खर्च नहीं होगा। बेसिकली इस चीज़ को अगर समझा जाए तो ये सब क्यों किया जाता है? ये सब इसलिए किया जाता है ये दिखाने के लिए कि हम पूरे भारत की सबसे ताकतवर फैमिली हैं। और देखो नमूना,
फिर इनसे इंस्पिरेशन लेके मिडिल क्लास और जो अपर मिडिल क्लास है उनके ऊपर भी एक ये साइकोलॉजिकल दबाव बन जाता है कि यार अब हमें भी 10-15 करोड़ रुपए की शादी करनी पड़ेगी, और जिनकी हैसियत कम है वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए की शादी करेंगे, जिससे उनका भी दबदबा समाज में विकसित हो। तो इन सब में पिसता कौन है? इन सब में पिसती हैं वो लड़कियां जो कि जिंदा जला दी गई, जिनका अबॉर्शन करवा दिया गया। असली पिसने वाले लोग ये हैं। एक बेटी जब किसी के घर में पैदा होती है, वो जब पैदा होती है उसके शादी तक उसका जो पिता होता है उसका सारा जीवन इसी में चला जाता है कि मैं इसकी शादी के दहेज के लिए पैसे इकट्ठे कहाँ से करूँगा। और अब परंपरा बदलनी चाहिए और अब इस परंपरा का नाश किया जाना चाहिए। और अगर पर कैपिटा इनकम वाइज बात करें तो लगभग 5 गुना पैसा हम लोग अपनी शादियों में इन्वेस्ट करते हैं, और शिक्षा पे तो कोई ध्यान ही नहीं है। तो बनेंगे कैसे हार्वर्ड और MIT? और केवल सरकारों पे दोष देने से कि सरकार नहीं कर रही, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये मेरा देश है और इस देश के लिए मैं करूँगा। और अब मैं अपनी बात का अंत करूँगा एक मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी के एक व्यंग्य के साथ कि देश की आधी ताकत तो लड़कियों की शादी करने में जा रही है, 25% यानी कि पाव ताकत छिपाने में जा रही है, शराब पीकर छिपाने में, प्रेम करके छिपाने में, घूस लेकर छिपाने में। बची पाव ताकत यानी कि 25% ताकत, उससे देश का निर्माण हो रहा है। तो जितना हो रहा है बहुत हो रहा है, आखिर 1/4 ताकत से कितना होगा? स्वयं के लिए तो पशु पक्षी भी लड़ लेते हैं। संघर्ष वो है जो पूरे समाज के लिए किया जाए। सरकारें ही नहीं, हर व्यक्ति अंधा है आजकल अपने स्वार्थ में। अपराधें, आतंक, इन सभी ने समाज में अपनी जड़ें बना ली हैं। और शुरुआत कैसे कर सकते हैं हम बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं हम लोग खुद से। दहेज लेना जब तक हम लोग खुद से बंद नहीं करेंगे तो ये जो कुप्रथाएं हैं इनका अंत नहीं होगा। और अब बदलाव का समय नहीं है, अब समय है नष्ट करने का, इन परंपराओं के नाश होने का। और मैं जानता हूँ इस सब के बावजूद भी सबसे पहला जो मेरी बात गलत लगेगी वो लगेगी महिलाओं को ही। तो मैं इस चीज़ को भी पश्चाताप के रूप में ले लेता हूँ कि पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं का बड़ा सदियों से उत्पीड़न किया है। तो फिजिकली आई एम ऑल्सो अ मैन, तो एक पुरुष होने के नाते इस चीज़ का पश्चाताप तो थोड़ा बहुत मुझे भी करना पड़ेगा। तो मुझे जो भी गालियाँ पड़ेंगी इस वीडियो के बाद वो मैं उसको पश्चाताप के रूप में लेने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।